ऐतिहासिक स्थल नेवासा। प्रमुख तथ्य। महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के दक्षिणी किनारे पर यह पुरातात्विक स्थल स्थित है। इसका प्राचीन नाम श्रीनिवास मिलता है। 1954 से 1955 ईस्वी में दक्कन कॉलेज पूना के तत्वाधान में इस स्थान की खुदाई करवाई गई थी। यहां से 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृति की ये एक प्रमुख स्थल है। पृष्ठ संख्या 73। इस संस्कृति के अवशेष लडमोद नामक टीले की खुदाई से मिलते हैं। नेवासा की खुदाई के फलस्वरूप यहां पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक युग तक की विभिन्न संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां के निवासी निर्माता तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। नेवासा से पाषाण निर्मित ब्लेड, फ्लेक, स्क्रैपर आदि उपकरण मिलते हैं, जिनका समय पूर्व पाषाण काल का है। यहां से प्राप्त मद भांडों के ऊपर लाल रंग की पॉलिश मिलती है, जिन्हें खूब पकाकर तैयार किया गया है। बर्तनों का निर्माण चाक पर किया गया है। कुछ बर्तनों में टोंटियां लगी हुई हैं। कुछ बर्तनों के ऊपर विशेष प्रकार के रेखाचित्र भी मिलते हैं। ताम्र निर्मित उपकरणों में चाकू, कुल्हाड़ी, सुई, चूड़ी, मनकों आदि की गणना की जा सकती है। यहां से ताम्र निर्मित मनकों का एक हार प्राप्त हुआ है, जिसे एक बाल कंकाल के गले में पहनाया गया है। खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहां के निवासियों की मृतक संस्कार विधियों का भी पता चलता है। ज्ञात होता है कि यहां के लोग मृतकों को मकानों में ही दफनाते थे तथा उसके साथ बर्तन, आभूषण आदि भी रख देते थे। ये लोकोत्तर जीवन में उनके विश्वास का सूचक है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का अंत प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हो गया। इसके बाद लगभग 8 शताब्दियों तक नेवासा का नगर वीरान रहा। ऐतिहासिक काल के आरंभ में यहां पुनः बस्ती बसाई गई। इस सांस्कृतिक स्तर से लौह उपकरण विभिन्न प्रकार के मद भांड जैसे काले, लाल, काले चमकीले, एनबीपी आदि, माता देवी की मृण मूर्तियां, मणियों के मनके आदि मिले हैं। इसी स्तर से सातवाहन शासकों की मुद्राएं भी मिलती हैं। ज्ञात होता है कि इस समय मकान ईंटों के बनते थे, जिनकी नींव पत्थर से भरी जाती थी। ऐतिहासिक काल के अंत में नेवासा से रोमन उत्पत्ति की वस्तुएं भी मिलने लगती थीं। इन सामग्रियों से भारत तथा रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों की भी सूचना मिलती है। यहां से कुछ चक्रांकित बर्तन मिले हैं। इस प्रकार के बर्तनों का निर्माण रोम में होता था तथा बाद में इन्हें भारत में भी तैयार किया जाने लगा। इस प्रकार के पात्रों का उपयोग मुख्यतः मदिरा रखने के लिए किया जाता था, जिसे भारत के लोग ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम से आयात करते थे। नेवासा की ऐतिहासिक संस्कृति का अंत 2री शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसके शताब्दियों बाद 14वीं शताब्दी में यहां पुनः बस्ती बसाई गई। तिगवा। प्रमुख तथ्य। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित तिगवा गुप्तकाल में कला और धर्म का केंद्र था। यहां से हिंदू तथा जैन मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। यहां का विष्णु मंदिर उल्लेखनीय है। मंदिर पाषाण निर्मित है तथा इसकी छत चपटी है। मंदिर के द्वार पर लगे चौखटे पर गंगा और यमुना की मूर्तियां खोदी गई हैं, जो गुप्त कला की अपनी विशेषता है। गर्भगृह में नरसिंह भगवान की प्रतिमा है। मंडप की दीवार में दशभुजी दुर्गा की मूर्ति खुदी है। उसके नीचे शेषनाग पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति है। उनकी नाभि से कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा निकल रहे हैं। विष्णु मंदिर के अतिरिक्त तिगवा के खंडहरों से कुछ जैन मूर्तियां भी मिली हैं। पिपरहवा। प्रमुख तथ्य। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नौगढ़ से 13 मील उत्तर की ओर नेपाल की सीमा से लगा हुआ ये प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहां से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बौद्ध की अस्थियों की मंजूषा मिली हैं। ये पाषाण की हैं। ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है, उससे पता लगता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। इस स्तूप का व्यास 119 फीट तथा उसकी ऊंचाई 21 फीट थी। मंजूषा में रखी हुई कुछ अन्य वस्तुएं, मूर्तियां, रत्नपुष्प, नीलम, शंख, स्वर्णपत्र आदि भी मिलते हैं। इसकी राजगिरी अत्यंत कलात्मक है तथा रखी हुई मूर्तियां तथा आभूषण स्वर्णकारों एवं जौहरियों की उच्च स्तर की कलात्मक निपुणता को घोषित करते हैं। पीपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिनका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया था। शाक्यों ने उनकी शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था।
संप्रति स्तूप के अवशेष तथा मंजूषा लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्य गणराज्य की राजधानी पिपलीवन भी इसी स्थान में स्थित है। आजकल इस स्थान को पिपरिया कहा जाता है। कलिंग प्रमुख तथ्य। आधुनिक उड़ीसा प्रांत में प्राचीन काल का कलिंग राज्य बसा हुआ था। मोटे तौर से यह दक्षिणी उड़ीसा का नाम था। उत्तर उड़ीसा को उत्कल कहा गया है। महाभारत में इसकी स्थिति गोदावरी नदी के उत्तर में बताई गई है। इसमें कलिंग के राजा का नाम चित्रांगद मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में कलिंग के वीरों का उल्लेख किया है, जिनके पास विशाल गज सेना थी। रघुवंश में वहां के राजा का नाम हिमांगद मिलता है। अर्थशास्त्र में कलिंग के हाथियों को श्रेष्ठ बताया गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में एक भीषण युद्ध के पश्चात कलिंग पर अपना आधिपत्य जमाने में सफलता पाई थी। मौर्य साम्राज्य का यहाँ एक प्रांत था जिसकी राजधानी तौशली में थी। मौर्य काल के बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में खारवेल ने कलिंग में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। उसने कलिंग नगर को भव्य भवनों एवं मार्गों से अलंकृत करवाया था। पृष्ठ संख्या 74।